सवालों का जवाब दे दे कि आज, पहले मैं तेल पे आता हूं। आज दुनिया की आलमी मार्केट के अंदर जो तेल बिक रहा है वो $70 से $75 इस पे तेल बिक रहा है। हमारे दौर में $110 से $115 पे था। अब मुझे यह बताएं कि हम तो ₹150 लीटर डीजल और पेट्रोल तकरीबन ₹150 का बेच रहे थे। आज क्या हो गया है? आज होता है कि ₹293 का डीजल और ₹272 का पेट्रोल, तो दुनिया में तो तेल तकरीबन आधा हो गया है। तुम हमें यह समझाएं कि आटा भी उस्मानों पे। आज जो पाकिस्तान की जो हर हफ्ते वीक ऑन वीक जो कहते हैं एसपीआई, जो महंगाई है वो 47% पे पहुंच गई है। सारे पाकिस्तान के महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। हिंदुस्तान, जब हमारी हुकूमत थी तो हिंदुस्तान में महंगाई 5.5% थी, पाकिस्तान में 10% के करीब थी। तो आज ये बताएं कि हिंदुस्तान में तो महंगाई गई है 6.5% और पाकिस्तान में पहुंच गई है 31%। 3 गुना ज्यादा महंगाई हो गई है। तो लोगों से पूछे, तनख्वाहदार से पूछे कि उनके ऊपर क्या हुआ। हम जब थे, डॉलर पिछली मार्च में जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया था तो डॉलर कितना था? ₹178 का। आज पहुंच गया ₹283 का। यानी अगर आपके बैंक में पिछली मार्च अप्रैल में आपका ₹100 था तो वो ₹65 रह गया है। वो जो ₹100 था वो सिर्फ आज ₹65 की चीजें खरीद सकता है। तो मैं बाजवा से पूछता हूं कि मैं तो बड़ा खतरनाक था, तो ये बताएं कि ये किसको ऊपर बैठा दिया है कि पाकिस्तान घुटनों पे पहुंच गया है। आपको आज से 10 महीने पहले मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, समी इब्राहिम के साथ वो इंटरव्यू था। तो ये जरा छोटा सा क्लिप ये देख ले। ये आज से 10 महीने पहले था। तो इन्होंने असेंबली में कहा कि इमरान खान को गद्दार डिक्लेयर कर दो। मेरे ऊपर इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि रेजोल्यूशन पास करो गद्दारी की। उधर क्लिप सुन ले, 10 महीने पहले यह क्या था। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान है, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं। 10 महीने पहले यह कहा था। आज खुद इनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमारा दिवालिया निकल गया है। इसहाक डार सेनेट के अंदर कहता है कि हमें आईएमएफ कह रही है कि जो हमारा लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है उसको रोको। आईएमएफ ने कहा, हमने नहीं कहा। तो मेरे पाकिस्तानियों आज गौर से सुन रहे हैं। जब एक कौम माशी तौर पे जब वो गिरती है तो जैसे ही वो गिरती है उसकी नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होती है। जब सोवियत यूनियन, दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत, सबसे बड़ी फौज, लेकिन जब माशी तौर पे वो गिरा तो वो टूट गया। हम भी आज उधर खड़े हैं। अगर हमने अभी, जो मैं ये अब अगली बात आपसे करना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट इस सारे पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि अगर अभी हमने इस मुल्क को ना संभाला, ये सबके हाथ से निकल जाएगा। मैं आज अभी आपको अपना प्रोग्राम देने लगा हूं 10 पॉइंट का
कि मेरा आगे क्या, कैसे हमने मुल्क को निकालना है। तो मैं उससे पहले मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछता हूं कि मुझे यह बताएं कि यह तो वाज़ेह है, आपने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर लकीर डाली हुई है, हमने जी इमरान खान को जीतने नहीं देना, ये सारा ड्रामा, सब कुछ, इलेक्शन डिले, ये सारा जो मेरे घर के ऊपर वारदात, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मकसद एक है कि इमरान खान को हमने इक्तदार में नहीं आने देना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर चले ना आने दें, लेकिन अपना बताएं कि आपके पास कोई प्रोग्राम है? क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है मुल्क को इस तबाही से निकालने का? क्या कोई रोड मैप है? मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, इनका कोई, ना इनके पास कोई अहलियत है, ना इनके पास नियत है। इन लोगों के तो सारे पैसे बाहर पड़े हैं। ये तो पाकिस्तान से जब मसला आता है ये बाहर भाग जाते हैं। तो इनके पास, अगर आप कोई समझते हैं कि ये मुल्क को संभाल सकेंगे जिस तेजी से हम नीचे जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होने लगा। तो क्या आपके पास अगर और कोई प्रोग्राम है तो बताएं। अगर आप मुझे आज ये कह दें कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, इससे मुल्क उठ जाएगा और इसलिए इमरान खान आपको नहीं आना चाहिए, मैं कहूंगा ठीक है, मैं अपने मुल्क के लिए पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मुझे कोई क्या दे सकता है कोई, तो मैं ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे पता है किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम अब ये मैं आपको बताने लगा हूं क्या है पाकिस्तान को। जिधर आज पाकिस्तान पहुंच गया, कोई आसान रास्ता नहीं है इसको इस मुश्किल से निकालने का। अब सारे मुश्किल फैसले हैं, लेकिन मुश्किल फैसले वो कर सकता है जिसके पास पब्लिक मैंडेट हो, जो इलेक्शन से पब्लिक की वोट के जरिए आया हो, जिसको पब्लिक जिस पे एतमाद करे, वो बड़े बड़े फैसले करेगा। वो इस मुल्क को जब तक एक वो जमात जो गवर्नमेंट में आएगी पब्लिक के मैंडेट से, पब्लिक की वोट से, वो पहला कदम होगा, क्योंकि जब एक 5 साल के लिए हुकूमत आएगी तो लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। उसके बाद अगला स्टेप होगा। और मैं आज आपको बताऊं कि हमारा मसला क्या है। हमारा 2 मसले हैं। हम जितने भी पैसे टैक्स से इकट्ठे करते हैं वो काफी नहीं है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, हमें कर्जों के ऊपर किस्तें देनी पड़ती हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम शुरू ही करते हैं, हम शुरू ही होते हैं खसारे से और हमें कर्ज पे मुल्क चलाना पड़ता है। ये पहला मसला है। दूसरा मसला है कि जो डॉलर्स मुल्क में आते हैं उससे बहुत ज्यादा डॉलर्स मुल्क से बाहर जाते हैं। हमारे पास डॉलर की कमी है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। हमने कभी माजी में कोशिश ही नहीं की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। जो भी मुल्क तरक्की किया है, ईस्ट एशिया, चाइना, सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाती है तो डॉलर आते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की। हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये 2 हमारे खसारे हैं। एक की वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिर जाता है, रुपया गिरता है, महंगाई होती है, गुर्बत होती है। और दूसरी वजह से कि हम सारा वक्त, क्योंकि हम टैक्स ही कितना नहीं इकट्ठा करते, सारा वक्त हमें मसला पड़ा रहता है। हम बैंकों से और पैसे लेते हैं, उसके ऊपर सूद होता है, तो हम इधर फंसे हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक उस तरह की सर्जरी करनी पड़ेगी, मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा, मुल्क की एनवायरनमेंट चेंज करनी पड़ेगी, जिस तरह हम गवर्नमेंट चलाते हैं बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। और जो हमने डॉलर मंगवाने हैं मुल्क की तरफ, गौर से सुने, मैं आखिर में पहुंच रहा हूं। डॉलर कैसे आएंगे? एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में तो टाइम लगेगा। एक तरीका है डॉलर लाने का, ये जरा गौर से सुन लें, और आज बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं
कि देखिए, मैं बड़ी देर से एक ही बात कहता हूं कि सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान का बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। उनके पास जो डॉलर्स पड़े हुए हैं, अगर हम अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर लें, हम अपना रूल ऑफ लॉ ठीक कर दें, हम इस मुल्क के अंदर इत्मीनान अपने सिस्टम में ले आए कि अगर वो अपना सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान में, तो हमारा जो अदलिया का निजाम है, जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, वो उनके सरमाए की हिफाजत करेगा। मैं आपको फिगर्स बताता हूं। 18,000 अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। फिर से सुन लें, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स अमेरिका में 18,000 हैं। आपको पता है कि उनकी टोटल वेल्थ कितनी है? 18,000 पाकिस्तानियों की वर्थ कितनी है? 200 अरब डॉलर। 200 अरब डॉलर जो आईएमएफ के पास हम घुटनों के ऊपर हैं, हम 6 अरब डॉलर मांग रहे हैं। 200 अरब डॉलर 18,000 पाकिस्तानी अमेरिकन के हैं। हमारे जो 10 पाकिस्तानी अमेरिकन टॉप बिजनेसमैन हैं, सिर्फ 10, आपको पता है उनके पास उनकी वर्थ क्या है? 25 अरब डॉलर। 25 अरब डॉलर। तो 6 अरब डॉलर के पीछे हम आज आईएमएफ के पीछे हैं। आपको पता है कि इस मुल्क से सिर्फ दुबई में, यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि इस मुल्क से सिर्फ दुबई में चंद सालों में पाकिस्तानियों ने कितनी प्रॉपर्टी ली है? 10.4 अरब डॉलर। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। तो पाकिस्तानी अमीर हैं, मुल्क गरीब है, और इसके लिए हमने वो सिस्टम बनाना है। जब तक वो माहौल नहीं बनेगा जिसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट कहते हैं, हम इनका पैसा नहीं ला सकते। ये अभी तक सिर्फ प्रॉपर्टी में पैसा लेते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, लेकिन जब तक वो सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम इसी तरह ही घुटनों के ऊपर रहेंगे। जिस वक्त हमने अपना सिस्टम ठीक कर लिया, उन्होंने सरमायाकारी शुरू कर दी पाकिस्तान में, आप यकीन करें कि वो उनको देखते हुए सारी दुनिया से सरमायाकारी आएगा। यहां जो चाइना कैसे ऊपर गया? चाइना ने सबसे पहले अपना सिस्टम ठीक किया, उसके बाद जो बैरून मुल्क चाइनीज थे वो वापस आए, उन्होंने सरमायाकारी की। जब सरमायाकारी शुरू हुई तो वो इस तरह है कि जिस तरह शहद के ऊपर मक्खियां आती हैं, सारी दुनिया से सरमायाकार आ गया। 30 साल में चाइना किधर का किधर पहुंच गया, क्योंकि उधर लीडरशिप समझी कि जब तक हम अपने मुल्क का जो सरमायाकारी का माहौल है वो ठीक नहीं करेंगे तो सरमायाकारी नहीं आने लगी। तो पाकिस्तान में तो सरमायाकारी आती नहीं है, क्योंकि प्लॉट बेचारा ओवरसीज पाकिस्तानी लेता है, उसमें भी कब्जा हो जाता है। वो कौन फैक्ट्रियां लगाएगा यहां? तो ये मैं सबसे पहले कि हमने ओवरसीज का पाकिस्तानियों का पैसा लेना, एक प्लान बनाया हुआ है हमने, कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। तो ये पूरा एक प्लान बनेगा कि कैसे गवर्नेंस सिस्टम ठीक करनी है। 3.5 साल में हमें पड़ी, शुरू में तो हमें समझ ही नहीं थे कि क्या हालात है। तो इंशाल्लाह एक तो वो पहले, फिर दूसरा, हमने पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म, मिडिल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्सपोर्ट्स, एक पूरा मुल्क को लगाएंगे एक्सपोर्ट्स के ऊपर। एक्सपोर्टर्स को वीआईपी बनाएंगे। जो मुल्क में डॉलर चीजें बेच के डॉलर लेके आएगा, उनके लिए सहूलतें देंगे। हमने दी थी, और इसकी वजह से हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है। तो फिर एक्सपोर्टर्स को जब तक आप उनको वीआईपीज नहीं बनाएंगे, जिस तरह ईस्ट एशिया में बनाया था, जिस तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, ये चाइना ने जब तक नहीं किया, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। हम तवज्जो नहीं दी कभी उसके ऊपर। फिर आईटी, हिंदुस्तान की 140 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स है, हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। हमने जब दी थी तो 2 सालों में 70% हमारी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ गई थी।
उनको हमने उठाना है, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। तीसरी चीज टूरिज्म। पाकिस्तान के पास कभी हमने तवज्जो नहीं दी। ये मुल्क, और हमारी बदकिस्मती के 2 साल कोविड हो गया, कोरोना हो गया, उसके बाद टूरिज्म खत्म हो गई। तो इंशाल्लाह पूरा मेरा प्लान है कि इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, कैसे टूरिज्म उठाएंगे। उसके अलावा हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी मदनियात पे, मिनरल्स पे। वो इसलिए क्योंकि वो सूबाई सब्जेक्ट बन गया है, सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है। तो इस वक्त पूरा जोर लगाएंगे कि कैसे हमने पाकिस्तान के, और यहां बहुत अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं मदनियात में, लेकिन हमने तवज्जो नहीं दी, उससे भी हम डॉलर पाकिस्तान में आ सकते हैं। फिर इंडस्ट्री को, और खास तौर पे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, ये हमने शुरू की थी, और मुझे फख्र है कि हमारी 17 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ रही थी, जो आज फिर बंद हो गई है। तो वो उसके ऊपर, और स्मॉल और मीडियम जो छोटा इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। फिर अपनी ज़राअत की हमने सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। चाइना के साथ हमने बात कर ली थी कि कैसे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने आना था, और बदकिस्मती फिर कोरोना की वजह से 2 साल चाइना बंद हो गया, तो उसका पूरा प्लान बना हुआ है। फिर जो बड़े बड़े पीआईए, रेलवे, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, ये सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं पाकिस्तान में। जो हमारा जो पैसा आवाम पे खर्च होना चाहिए वो नुकसान पे चला जाता है, इनको रिस्ट्रक्चर करना है। ये भी हम आखिर में बना था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चली गई, इसका पूरा प्लान है। और फिर कैसे हमने अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है। अब ये जरा सुन लें, इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 25 लाख टैक्स देने वाले हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में 25 लाख टैक्स देने वाले हैं। हमने नादरा के साथ मिलकर आइडेंटिफाई किए 4 करोड़ टैक्स देने वाले, उनके हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने पता चलवाया कि इतने ज्यादा टैक्स पेयर हैं जो पैसे नहीं देते, उनके लिए ये मैं अब आखिर में आ रहा हूं, उसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट चली गई। लेकिन जब तक हम अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारा टैक्स नहीं बढ़ेगा, मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो इंशाल्लाह उसका पूरा हमारा प्लान है। उससे मैं ये भी बता दूं कि हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया था अपने दौर में। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ये देखें हमारी जो एलीट है मुल्क की, शायद ही किसी मुल्क में ऐसे हो कि सारी एलीट जो पैसा होता है वो बाहर भेज देती है। प्रॉपर्टीज इनकी बाहर हैं, जिस तरह मैंने दुबई में बताया, लंदन, सारी दुनिया में। तो और ये चोरी का पैसा होता है। तो जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, और ये होगा रूल ऑफ लॉ से, जितना हम अपना कानून तकड़ा करेंगे, हम इतना पैसा हमारा मुल्क से बाहर चला जाता है, डॉलर्स बाहर चले जाते हैं चोरी के, हमने वो रोकना है। आखिर में इस दौरान जो मुश्किल वक्त है, आज कमजोर तबका हमारा पिस गया, तनख्वाहदार हमारा पिस गया महंगाई की वजह से। तो हमने जो चीजें शुरू की थी उसका मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने हेल्थ कार्ड, जो हेल्थ इंश्योरेंस थी, कि हर लोगों के लिए 10 लाख रुपए के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, हर खानदान के लिए किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, वो सबसे ज्यादा जो बंद किया गया कई जगह के ऊपर, वो फिर से हम शुरू करेंगे। क्योंकि ये आजकल के दिनों में, महंगाई के दिनों में, एक बीमारी हो जाती है घर में, सारा घर मकरूज हो जाता है। तो जो हेल्थ कार्ड है वो हमारा पूरा इनिशिएटिव है, और इंशाल्लाह वो नंबर 1 होगा कि हमने अब लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है, सोशल प्रोटेक्शन कैसे करनी है। दूसरा, हमने सानिया निश्चित ने एक जबरदस्त प्रोग्राम निकाला है, और वो है हमने अब राशन देना है लोगों को। वो कैसे करना है, हमने अब पूरा डेटाबेस बनाया है। हमने देखा कि कौन कौन से खानदान, उनकी इनकम कितनी है जो मुश्किल में है। तो इसको कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी। पूरा प्लान ये है कि उनको डायरेक्ट हम पैसा देंगे, ताकि जो गरीब लोग हैं, उनको, जो कमजोर हैं, जो मुस्तक हैं, उनको डायरेक्ट पैसा मिले। आजकल के मुश्किल दिनों में उनको खाने पीने की इतनी चीजें महंगी हैं। तो एक ये पूरा प्रोग्राम हमारा बना हुआ है। फिर हमने नौजवानों को लोन्स देने हैं, सूद के बगैर कर्जे, ताकि वो अपनी बिजनेस से शुरू कर सके। हमने कामयाब जवान में काफी किया था, लेकिन इंशाल्लाह उसको अब और आगे लेके जाएंगे। फिर घर बनाने के लिए
तनख्वाहदार तबकों के लिए हमने पहली दफा पाकिस्तान में घर बनाने के लिए हाउस फाइनेंसिंग शुरू की थी। सस्ते सूद के ऊपर कर्जे, यानी अगर, क्योंकि कैश तो लोगों के पास होता नहीं है, लेकिन जितने पैसे लोग किराए पे दे रहे हैं वही किस्त बन जाए और उसी में घर उनका हो जाए। तो ये हमने पूरा स्कीम शुरू की थी, फिर से करेंगे, क्योंकि तनख्वाहदार लोगों के लिए अपना घर बनाना नामुमकिन है, वो फिर से शुरू करेंगे। फिर कच्ची आबादी, इतनी ज्यादा कच्ची आबादियां हो गई हैं, हमने आखिर में ये प्रोग्राम बनाया था क्योंकि टाइम लगा डेवलप करने में। अब सारी कच्ची आबादियों के अंदर, ये मलेशिया में भी हुआ है, ये तुर्की में भी हुआ है, हम क्या करेंगे कि उनके लिए मॉडर्न फैसिलिटीज उधर ही खड़ी करेंगे और डेवलपर को कहेंगे कि वहां एक बिल्डिंग बना ले और वही उनके लिए बिल्डिंग बनाए जिधर उनको फैसिलिटीज मिल जाए, पानी मिले, सही माने में वो रह सके, बजाय गंद के अंदर कच्ची आबादी में लोग रहते हैं, और घर भी अपना हो जाए। ये मेरा बड़ा देर से प्रोग्राम था, इस्लामाबाद में हम शुरू करने लगे थे, लेकिन देर हो गई। बाजवा साहब को इमरान खान बड़ा खतरनाक लग रहा था, इसलिए उसने काम कर दिया। हमने कैसे लोगों को रोजगार देना है? अगर ये फैसला आपके पास वो रेडी वालों के लिए जो हमने किया था, वो जरा दिखा दें लोगों को। हमने फैसला किया कि देखें, हम रोजगार तो दे नहीं सकते लोगों को, तो हमने लोगों के लिए रेडियां बनाई। इस्लामाबाद में एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि उनको बजाय लोग तंग करें, कोई उनको कॉर्पोरेशन वाले लोग उठा दें, कोई पैसे ले ले, जो छाबड़ियां लगाते हैं, तो हमने उनके लिए जबरदस्त रेडियां बनाई, उनको एक जगह दी ताकि वो अपनी रोजी कमा सके। G11 मरकज के पास जा रहे हैं, रेडी पान यहाँ पर साफ प्रोग्राम के तहत। बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोग, हमारे बारे में इतना कुछ सोचा सर भी आप लोग। जुल्म कर रहे हैं गरीब बंदों के साथ, जुल्म। हमारी गवर्नमेंट गई, जैसे हमारी गवर्नमेंट गई, उनको हमने अच्छी बड़ी रेडिया बना के दी, वो बेचारे अपने रोजी कमाना शुरू हुए। ये इंपोर्टेड हुकूमत ने वो सारी रेडिया आपके सामने खत्म की। देखिए, न्यूयॉर्क आप जाएं, पता नहीं कितने आप में से लोग गए हैं, वहां हर जगह पे उन्होंने अपनी अपनी स्टॉल्स लगाए होते हैं सड़कों के ऊपर, और रोजगार कमा रहे होते हैं, उनको इजाजत होती है। हम क्यों नहीं करते? वो बेचारे पॉश एरियाज के अंदर, इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में नहीं जी, वो खास कोई लोगों का इलाका है जिधर बेचारा आम आदमी रोजी नहीं कमा सकता। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अब हमने प्लान बनाया हुआ कि सारे पाकिस्तान में आम लोगों को मौका दें, अपनी जगह बनाएं ताकि रोजी कमा सके, बच्चे पाल सके। और जो हमारे घर के मुलाजिम हैं, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुलामी खत्म करने का शुरू किया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो आपके घर में गुलाम है उनको इस तरह रखो कि जैसे वो आपके घर में आपकी फैमिली है, उनको वही खाना खिलाओ, उनको अच्छी तरह रखो। ये उन्होंने पहला कदम उठाया था कि उनको इंसान समझो, उनके भी हुकूक हैं। मैं जब बरतानिया गया तो उधर मैंने पहली दफा देखा कि जब किसी के भी घर में कोई काम करने आता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितनी देर काम करेगा, छुट्टी कब मिलेगी, तनख्वाह कितनी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपने मुल्क में अपने मुलाजमों को ठीक नहीं रखते, और ये हमारे दीन के खिलाफ है। हमें बिल्कुल उस तरफ जाना चाहिए कि उनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स दें, बताएं कि जितना पैसा मैं आपको दे सकता हूं उसके मुताबिक करें, उनको छुट्टी दें, उनके ऊपर पूरी कोशिश करें कि वो आपके जिस तरह फैमिली मेंबर है। ये हमारे दीन का हिस्सा है, और मेरी पूरी कोशिश है कि हमारे जो मुलाजिम हैं घरों में काम करते हुए, उनको आहिस्ता आहिस्ता हम राइट्स दें, उनका ध्यान रखें। वो भी इंसान है, और वो क्योंकि कमजोर हैं उनको बुरी तरह हम रखते हैं। और जिन मुल्कों को हम काफिर कहते हैं या हमारे दीन के नहीं हैं, आप हैरान होंगे कि कितनी इंसानियत है उनमें अपने मुलाजमों के लिए। आखिर में जी,
मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपका खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी रुकावटों के बावजूद मैं आज फिर से अपने मुल्क में जो इस वक्त ताकत में है उन सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, मैं फिर से कहता हूं, मुझे खौफ है कि ये उधर पहुंच जाएगा जिधर कोई भी इसको रोक नहीं सकेगा। इंडस्ट्री बंद हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, जो बाहर से पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं वो कम हो रही हैं। अब इंडस्ट्री बंद होगी तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। तो क्या इनका सिर्फ इस वक्त तो एक ही है कि कहीं से कर्जा मिल जाए। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है। एक घर जब उसमें मुश्किल वक्त आता है, उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, तो वो क्या करता है? वो अपने खर्चे कम करता है, अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है। हमारी तो आमदनी सुकड़ती जा रही है। तो मैं आज सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे यह बता दें कि इस दलदल से निकलने के लिए हमारे पास स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन की कोई और प्लान है तो मुझे बता दें। और कोई आपके पास प्रोग्राम नहीं है। इस वक्त सिर्फ प्रोग्राम बना हुआ है कि इमरान खान को बाहर कैसे करना है। फिर से मैं कहता हूं, कोई तो आपके पास प्रोग्राम होगा। एक तेजी से तबाही की तरफ मुल्क जा रहा है। कहीं बाहर के तबसरे पढ़ लें, हिंदुस्तान का टीवी देख लें, वो क्या कहता है पाकिस्तान के मुताबिक, तंज कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ यहां सारे जो साहिब इख्तिदार हैं, बस एक ही ज़हन में है कि जी इमरान खान को बाहर कैसे रखना है। तो मैं फिर से आज अब सबको अपील करता हूं कि हमारे पास वक्त कम है। मुझे कहते जी इलेक्शन डिले कर दें अक्टूबर तक। मुझे एक चीज बता दें कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने से मुल्क को क्या फायदा होगा। मुझे यह कन्विंस कर दें कि अगर इलेक्शन डिले होता है तो मुल्क तब तक संभल जाएगा। मुल्क तो नीचे जा रहा है, हल कोई है नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि डरे हुए हारने से इलेक्शन नहीं करवाना। तो मैं अपनी सारी कौम को भी आज कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों, आपने याद रखना है कि आपने किसी सूरत जालिम के सामने सर नहीं झुकाना। आपने अपनी आजादी के लिए ये जो खौफ का बुत है इसको तोड़ना है। ये जो पकड़ धकड़ तशद्दुद करना, रेंजर्स ले आए कि जी पुलिस नहीं तो रेंजर्स आ जाएं, क्या इससे मुल्क ठीक हो जाएगा? क्या इससे लोग डर जाएंगे? लोगों ने नहीं अब डरना। ये जितना आप ये जुल्म करेंगे, लोगों की नफरतें बढ़ेंगी। जो निकलता है, जिसको आप तशद्दुद करके जब वो निकलता है, उसके अंदर नफरत भरी होती है। मुझे तो पहली दफा पता चला कि जब मुझे एक बलूचिस्तान में मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा इमरान खान, खुदा के वास्ते अपने लोगों को बताओ कि ये जो हमारे लोगों को पकड़ के तशद्दुद टॉर्चर करते हैं, वो जब वापस जाता है सारा का सारा गांव खिलाफ हो जाता है। वो कहता है जब वो उसकी, जिस तरह उस बेचारे को जिले शाह को कत्ल किया, अगर कत्ल करते हैं, जब उसकी जो डेड बॉडी मिलती है, फिर सब के खिलाफ हो जाते हैं। ये तो कहता है सारी कौम को ही खिलाफ कर रहे हो। कभी यह भी तरीका है कि इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह डंडे मार के लाइन में करो? इंसान ऐसे नहीं होते। इंसान को समझाना पड़ता है। दिल और दिमाग की जंग होती है। ये डंडे से कोई आज तक नहीं ठीक हुआ। और ये जो खौफ फैलाया हुआ है कि जी हम ये कर देंगे, हम आपको ये मार देंगे, हमने ये कर दिया, फिर से हमला होने लगा है। देखें, आखिर में मैं आपको ये बात बता दूं,
आज है 25 हो चुकी है। 25 मार्च को पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। मेरी जितनी सारी टीम थी, मेरी सारी टीम, और वो अभी सारे लोग क्रिकेट के ऊपर बातचीत करते हैं, कभी उनसे पूछें, सारी टीम दिल हार चुकी थी। सबका क्या था, हम इतना बुरा हमारा हालात थे, सबने कहा कि हम नहीं जीत सकते। अभी भी किसी टीम वालों से पूछ लें, एक आदमी था जो कहता था अभी हम जीतेंगे, और वो आपके सामने खड़ा है। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान था मैं, और अभी भी आखिरी गेंद तक लड़ूंगा अपने मुल्क के लिए। मुझे किसी का खौफ है। अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, खौफ से आजाद हूं। मैं सिर्फ अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि जो अब आगे हमारे सामने चैलेंज है, वो जिस तरह अभी तक पाकिस्तान चल रहा था, इस तरह हम चैलेंज नहीं जीत सकते। अब जो हम चैलेंज जीतेंगे, जब पाकिस्तान एक कौम बन जाएगी, हम एक कौम बन के इस मुल्क को निकाल लेंगे इस दलदल से। जर्मनी और जापान तबाह हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अजीम में तबाह थे दोनों मुल्क, क्योंकि वो कौम थी। दोनों 10-10 साल में खड़े होकर अजीम पावर्स बन गए। ये जो चैलेंज है, ये हम सिर्फ एक कौम बन के जीत सकते हैं, और कौम बनेगी जिसकी बुनियाद रखी जाएगी इंसाफ के ऊपर, कानून की हुक्मरानी के ऊपर। और इसके आखिर में हम अपनी अदलिया को आज पैगाम देना चाहते हैं कि कौम आपके साथ खड़ी है, और आपने आइन की हिफाजत करनी है, और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।